अक्सर ज़कात को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? खैर, इसी को आसान बनाने के लिए हम यहाँ हैं। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साफ-साफ समझेंगे ताकि ये पूरा प्रोसेस सबके लिए एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ज़कात को सही कैलकुलेट किया कैसे जाए। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और आज के इस डिस्कशन का मकसद इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। देखिए, ज़कात की पूरी कैलकुलेशन सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है और वो है 2.5%। जी हाँ, 2.5%। यही वो रेट है जो आपकी टोटल ज़कात दे संपत्ति पर लगता है। पूरी की पूरी कैलकुलेशन का आधार यही है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम इन हिस्सों पर नज़र डालेंगे। पहले ज़कात क्या है, ये जानेंगे। फिर निसाब के बारे में बात करेंगे, जो कि पहला स्टेप है। इसके बाद देखेंगे कि कौन सी संपत्ति जोड़नी है, कौन से कर्ज घटाने हैं, और आखिर में फाइनल फॉर्मूला और कुछ ज़रूरी बातें। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ज़कात का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आखिर ये है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? तो सीधे शब्दों में कहें तो ज़कात किसी की कुल बचत और संपत्ति पर लगने वाला 2.5% का सालाना दान है, जो ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। और यहाँ जो शब्द है ना, कुल बचत और संपत्ति, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसका मतलब ये सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले और शायद सबसे ज़रूरी पहले कदम पर, जिसे कहते हैं निसाब। कोई भी कैलकुलेशन शुरू करने से पहले इसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो निसाब है क्या? ये आप समझ लीजिए एक मिनिमम वेल्थ लिमिट है। मतलब अगर किसी की कुल संपत्ति इस लिमिट से ज़्यादा है तभी उन पर ज़कात देना फ़र्ज़ होता है। अगर संपत्ति इस लिमिट से कम है तो ज़कात अनिवार्य नहीं है। अब इस लिमिट को नापने के दो तरीके हैं, जो सोने और चांदी पर आधारित हैं। सोने के हिसाब से ये लिमिट है 87.48 ग्राम, यानी 7.5 तोला, और चांदी के हिसाब से ये है 612.36 ग्राम, यानी 52.5 तोला। जब किसी की कुल संपत्ति की कीमत इनमें से किसी एक के बराबर पहुंच जाती है, तब ज़कात अनिवार्य हो जाती है। तो एक बार ये पता चल जाए कि निसाब की शर्त पूरी हो रही है, तो अगला स्टेप आता है अपनी सारी संपत्ति को कैलकुलेट करने का। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें जोड़ना है। इसमें मोटे तौर पर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो कैश, मतलब जो भी नकदी घर पर है, बैंक में है या कहीं इन्वेस्ट की हुई है। दूसरा है सोना और चांदी, और हाँ, इनकी करंट मार्केट वैल्यू पर। और तीसरा है बिजनेस का स्टॉक, जिसे मालित तिजारत भी कहते हैं। इसकी भी मौजूदा बाजार कीमत ही जोड़ी जाएगी। अच्छा, तो हमने सारी संपत्ति तो जोड़ ली। अब इक्वेशन के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी वो चीज़ें जो घटाई जाएंगी। मतलब वो कर्ज या देनदारियां जिन्हें टोटल में से माइनस करना है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, इसे ध्यान से समझना होगा। सिर्फ वही कर्ज घटाए जा सकते हैं जिन्हें अगले 12 महीनों के अंदर चुकाना है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन। मिसाल के तौर पर अगर किसी का 20 साल का होम लोन है तो वो पूरा लोन नहीं घटा सकते। सिर्फ अगले 12 महीनों में जो किश्तें देनी है, बस वही रकम घटाई जाएगी। ठीक है, तो हमने संपत्ति जोड़ ली, कर्ज घटा दिए। अब वक्त है सब कुछ एक साथ लाने का और फाइनल कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखने का। ये पूरा प्रोसेस बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, अपनी सारी संपत्ति को जोड़ें। स्टेप 2, उसमें से वो कर्ज माइनस कर दें जो अगले 12 महीने में चुकाने हैं। स्टेप 3, अब जो रकम बची है उसे निसाब की लिमिट से कंपेयर करें। और आखिरी स्टेप 4, अगर ये रकम निसाब से ज़्यादा है तो बस उसका 2.5% निकाल लीजिए। अब ये 2.5% निकालने के भी 2 बहुत आसान तरीके हैं। या तो अपनी नेट वेल्थ को 2.5% से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर उसे सीधे सीधे 40 से डिवाइड कर दें। दोनों ही तरीकों से जवाब बिल्कुल एक ही आएगा। चलिए, अब कैलकुलेशन को फाइनल टच देने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी नियम और कुछ अपवादों को भी समझ लेते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, ज़कात सिर्फ उसी दौलत पर लगती है जो किसी के पास पूरे एक लूनर ईयर यानी चांद के साल तक रही हो। मतलब अगर कोई पैसा साल के बीच में आया और खर्च हो गया तो उस पर ज़कात नहीं लगेगी। कुछ चीज़ों पर छूट भी है, जैसे जो घर अपने रहने के लिए है या जो गाड़ी पर्सनल इस्तेमाल के लिए है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने के इरादे से खरीदी गई है तो वो फिर पर्सनल नहीं बल्कि एक बिजनेस एसेट मानी जाएगी और उसकी कीमत ज़कात की कैलकुलेशन में शामिल होगी।
तो आखिर में बात यही है कि एक सही कैलकुलेशन से ये तय हो जाता है कि इस ज़रूरी जिम्मेदारी को पूरे भरोसे और सटीकता के साथ पूरा किया जा रहा है। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने का मामला है। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन नंबरों और नियमों के पार इस पूरी कैलकुलेशन के पीछे का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ दौलत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या इसका कोई इससे भी बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक पहलू है?